नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक सुनामी की, जिसने बंगाल की खाड़ी से लेकर आसाम की पहाड़ियों तक भगवा परचम लहरा दिया है। और साथ ही विश्लेषण करेंगे दक्षिण के उस सिनेमाई चमत्कार का जिसने तमिलनाडु की सियासत को नई दिशा दी है। तमिलनाडु के नतीजों ने तो पूरे देश को चौंका दिया है। वो सरकार बनाने के लिए किसका दामन थामेंगे, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको रूस यूक्रेन के सीजफायर के बारे में बताएंगे और आखिर में हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या अपडेट है, ये सब बताएंगे आज दिन भर के बुलेटिन में। लेकिन इससे पहले बड़ी अपडेट्स। 7 मई को बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार, पटना के गांधी मैदान में होगी मंत्रियों की शपथ। आपके बागी सांसदों पर सियासत तेज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पंजाब सीएम ने की मुलाकात। सुबह राष्ट्रपति से मिले थे राघव चड्ढा। दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट, अगले 2 दिन तक आंधी और बारिश का अलर्ट। यूएई में फुजेराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज क्षेत्र में हमला, 3 भारतीय घायल, पीएम मोदी ने की निंदा। आज की सबसे बड़ी खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की, जहां बीजेपी ने पहली बार भगवा लहराया है। बीजेपी ने 208 सीटों पर जीत दर्ज कर ममता का किला ढा दिया। 15 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी ने महज 80 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में 34 साल लंबे चले वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने सत्ता से बेदखल किया था और साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया गया था। लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई। बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। कई लोगों ने बताया कि ममता बनर्जी ने योजनाओं के जरिए उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन वो स्थायी रोजगार, वो नौकरी नहीं दे पाई। साथ ही साफ तौर पे ये भी सामने आया कि टीएमसी की लोकल गुंडागर्दी की वजह से लोग काफी त्रस्त थे। इस चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी हावी रहा। महिलाओं का मानना था कि बीजेपी आएगी तो उनको सुरक्षा मिलेगी। आरजी कर रेप केस की वजह से महिला सुरक्षा का मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान काफी सुर्खियों में रहा। बीजेपी ने मृत डॉक्टर की मां को चुनावी मैदान में उतारा था और वो 28,000 वोटों से जीती हैं। नतीजों को लेकर कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एसआईआर भी इस विधानसभा चुनाव में काफी प्रभावी रहा। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक भिड़ती नजर आई, लेकिन कहीं भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इलेक्शन रिजल्ट से साफ है कि जनता ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और विकल्प के तौर पर बीजेपी को जनादेश दिया है। और बंगाल में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तब वहां का मंजर देखने वाला था। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे। पीएम पर फूलों से वर्षा की गई। साथ ही इस दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब माला पहनाई जा रही थी तो उन्होंने अपनी माला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पहना दी। बंगाल के चुनाव को लेकर पीएम ने कहा कि जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। वहीं पड़ोसी राज्य असम की बात करें तो बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए बंपर जीत दर्ज की है। 126 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी अपने दम पर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान एआईयूडीएफ का हुआ और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। माना जा रहा है कि
इस जीत के पीछे आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही है। हिमंता साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। महज 10 साल में हिमंता न केवल राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति से आसाम के कई सियासी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। वो अक्सर बांग्लादेशी मुसलमानों पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और जिस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय राज्य की विधानसभा में बीजेपी के पास महज 5 विधायक थे, जो साल 2011 के चुनावों में जीत कर आए थे। असम में लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार रही है और हिमंता के नेतृत्व में बीजेपी न केवल एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े सारे सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि पहली बार 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गई। राज्य सरकार की अरुणोदय योजना का बड़ा लाभ बीजेपी को मिला है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा आसाम में लखपति बैदेऊ लखपति दीदी योजना का भी बीजेपी ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी का दावा है कि इस योजना से आसाम की 3 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। यही नहीं, बीजेपी की राज्य सरकार को केंद्र की कई योजनाओं का भी लाभ मिला, जिनमें सड़कें और पुल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। असम के लोग सालों तक विकास के लिए तरसते रहे। अब जब प्रदेश में हर जगह चमचमाती सड़कें दिखी तो लोग बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए हैं। लोगों की कांग्रेस से नाराजगी इस बात से भी समझी जा सकती है कि पार्टी महज 19 सीट जीती है और उसमें भी प्रदेश यूनिट के मुखिया गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। का क्या होगा? एक बार हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूँ। तो आप आगे देखते रहे, लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। अब बात करते हैं उस राज्य की जिसके चुनावी परिणाम ने सबको हैरान कर दिया। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी थलापति विजय को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि तमिलनाडु विजय मोर्चा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई। केंद्र सरकार तमिलनाडु की प्रगति और वहां की जनता के कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष ने विजय से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। साथ ही अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह जनादेश युवाओं की बुलंद आवाज को दर्शाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि विजय की पार्टी टीवी के ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ ही लड़ रही थी। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर उभरी है, लेकिन उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत से 10 सीटें कम हैं। ये कयास लग रहे हैं कि टीवी के कांग्रेस और 1-2 छोटे दलों को साथ लेकर सरकार बना सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है। उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ों को हासिल करने के लिए 11 और सीटों की जरूरत होगी। उधर विजय के पिता ने एक दिन पहले इशारा किया था कि टीवी के कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि चुनाव रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस और टीवी के बीच 3 दिनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर उसके उम्मीदवार विजयी रहे। रिपोर्ट्स हैं कि कांग्रेस के साथ दोनों वामदल आईयूएमएल सरकार बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। इसके बाद बाकी छोटे दल भी उनके साथ आने को आतुर हैं। इस बीच एक जरूरी खबर आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन अस्थायी सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। रूस ने विक्ट्री डे की 81वीं वर्षगांठ से पहले यूक्रेन में शुक्रवार और शनिवार के लिए एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान मॉस्को में होने वाले समारोह को निशाना बनाया गया तो कीव पर कड़ा हमला किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि
उनका देश भी बुधवार रात 12 बजे से युद्ध विराम का पालन करने को तैयार है, लेकिन वो रूस की हर कार्रवाई का उसी तरह जवाब देगा। हालांकि उन्होंने इस सीज फायर की कोई टाइम लिमिट नहीं तय की है। और आखिर में बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान की 6 नावों को उड़ाने का दावा किया है। इसके साथ ही ईरानी क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की बात भी कही है। जानकारी के अनुसार तेहरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते शिपिंग शुरू करने के अमेरिकी नौसैनिक प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से ऑपरेशन शुरू किया। इसके जरिए वे इस अहम जलमार्ग का नियंत्रण ईरान से वापस लेना चाहते हैं। तो आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डिटेल न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।